बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन फिनेंशियल अकाउंटिंग के मुतालिक है। और ये जितनी भी फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल चारों प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं। कोई भी अकाउंट्स के रेलेवेंट लेक्चरर, कॉमर्स के रेलेवेंट, अकाउंटेंट के रेलेवेंट जॉब्स के हवाले से कोर्स ये मुफीद भी है। और इस कोर्स में हम बहुत निटी ग्रिटी ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जिसमें से वन पेपर के हवाले से वो पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है, उसको हम फोकस कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जिन एस्पिरेंट का, जिन स्टूडेंट्स का कंसेप्चुअल गैप है लर्निंग में ड्यूरिंग एकेडमिक कैरियर, तो अगर वो रेगुलर लर्निंग करना चाहते हैं तो उनको ईच कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो अकाउंटिंग को वो थारोली अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इस हवाले से हमारा ये कोर्स हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com पे एक्सेसिबल है। आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप उसमें एनरोल हो सकते हैं प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए। आज का हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग के हवाले से जो सेशन जिस पे हमने डिस्कस करना है वो है जनरल रिज़र्व। जनरल को भी आप छोड़ दें, रिज़र्व पे आप बात कर लेते हैं पहले, फिर उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। अच्छा जी, रिज़र्व की डेफिनेशन हम करें तो हमने कुछ ना कुछ अपना बचा के रख लेते हैं, कुछ सेविंग कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक बंदे की सैलरी है 1 लाख, वो मंथली खर्चे कर लेता है 80,000 और उसमें से 20,000 सेविंग या फिर उसको रिज़र्व कर लेता है, उसको बचा के रख लेता है। और इस तरीके से वो इसलिए बचाता है, फिर अगले महीने फिर बचाता है, करते कराते वो अपने पास 10 लाख तक जो है वो सेविंग ले जाता है। अज्यूम कर लेते हैं सेविंग में से उसने 10 लाख अपने लिए रख लिया। अब उसने क्यों रखा? कभी उसको किसी भी कोई इंसिडेंट होता है, किसी की सिकनेस होती है, बच्चों की फ़ीस पे करना होती है, या इस हवाले से कोई भी उसको ज़रूरत पड़ती है, जब वो फ़ौरन से अपनी सैलरी से मैनेज नहीं कर पाता तो वो यहाँ से इस्तेमाल कर लेता है और उसको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये होता है रिज़र्व। और जनरल रिज़र्व का मतलब क्या है? एक ऐसा रिज़र्व रखा हुआ है आपने जो किसी भी मसले के हल के लिए आपके पास फ़ंड यहाँ पे मौजूद हों, और कोई भी इशू आता है जब आपकी एक्सपेंडिचर सैलरी से बढ़ जाते हैं तो आप यहाँ से ले लेते हैं, और जब हालात ठीक होते हैं तो आप अगेन रिज़र्व में कुछ डालते रहते हैं। अब हम यही कंसेप्ट जो एक इंडिविजुअल अपनी नॉर्मल लाइफ में अप्लाई करता है, एक सैलरीड पर्सन की हमने एग्जांपल दी, जब बिज़नेस की बारी आती है तो एक बिज़नेस का जो सेटअप है उसके अंदर कई सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप के हवाले से बात नहीं कर रहे। तो ये मैं डॉट अगर लगाता जाऊँ तो ये पूरा पेज भर जाएगा, लेकिन हम रिक्वायर्ड नंबर तक शायद ना पहुँच सकें कि एक कंपनी जिसके शेयर्स जो हैं वो बहुत सारे हैं और शेयर होल्डर भी जिसके पास शेयर है वो शेयर होल्डर है और उन्होंने अपने शेयर रखे हुए हैं। अब उन्होंने हर बंदे ने इन्वेस्टमेंट, हम लेट्स ये जितने भी हमारे पास एग्जांपल है हम ये समझते हैं उनके पास, किसी के पास 100 शेयर है, किसी के पास, या हम यूनिफॉर्म एक ले लेते हैं, हर एक के पास एक शेयर है और एक शेयर 1000 का है। ठीक है जी, हर एक ने 1000 डाला हुआ है और इस तरीके से एक कंपनी का जो है वो कैपिटल जो है वो 100 लाख के बराबर है। 100 लाख ये उस कंपनी का कैपिटल हो गया जो इन्होंने शेयर की आपस में कंट्रीब्यूट करके इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी भी बिज़नेस के अंदर। अब हम पहले साल जाते हैं तो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है 10 लाख, अगले साल 12 लाख, अगले साल 14 लाख। अच्छा, हर साल में कंपनी जो है 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख करने की, हम क्या करते हैं, हम ये पॉलिसी रख लेते हैं कि लेट्स सपोज कि 8
लाख जो है ना इसमें से, 10 लाख इसमें से, 12 लाख इसमें से जो है वो शेयर होल्डर में तकसीम कर देते। अब जब हमने ये तकसीम कर दिया तो ये शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट था जो आफ्टर ऑल लाइबिलिटीज़, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल टैक्सेस, ये शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया डिविडेंड के फॉर्म में। ठीक है, अब हमने यहाँ पे भी 2 लाख बचाया था, 2 लाख बचाया था, और यहाँ पे भी 2 लाख था, यहाँ पे भी 2 लाख था। अब हमने 2, 4, 6 लाख जो है अपन अपने पास सेव कर लिया। इसको हमने रिटेन्ड अर्निंग का नाम दें, जनरल रिज़र्व का नाम दें, हमने अपने पास रिज़र्व रखा हुआ है। अब इनमें से जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है और इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आता है, हम इसी पैसे को उठा के लगा लेते हैं। हमारे पास 6 लाख पड़ा हुआ है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें फ़ौरन से बैंक के पास नहीं जाना पड़ता, और करते कराते हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये 16 लाख हो गया है, टाइम काफ़ी हो चुका है, तो 16 लाख हो गया या 16 करोड़ हो गया, जितना भी। आपको जब भी कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है, आप बिज़नेस में उसको ज़रूरत पड़ती है फ़ंड्स की, आपको बैंक नहीं जाना पड़ता, आपको किसी जो क्रेडिटर्स है उनके पास नहीं जाना पड़ता, किसी भी जगह पे लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब होता क्या है कि यही जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इनमें से कुछ ये चाहते हैं कि हमारे पास अगर ये पैसा आएगा तो हो सकता है कि हमारा उसके ऊपर रिटर्न जो है या जो प्रॉफिट हम हासिल करें कहीं इन्वेस्ट करके वो 5%, 6% हो। जबकि कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो यही सेविंग्स जो उन्होंने शेयर होल्डर को देनी थी लेकिन नहीं दी, बिज़नेस के अंदर रखा हुआ है, वो कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो उनको उस पे अगर इंडिविजुअल कर रहा है तो उसको 5%, 6% इतना मिल रहा है, जबकि बिज़नेस खुद इन्वेस्ट कर रही है तो 10% तक उसको उस पर प्रॉफिट रिटर्न मिल रहा है। और नॉर्मली क्या होता है कि हम कहीं से जो शेयर होल्डर को डिविडेंड देना होता है और हम लोन लेते हैं, डेट्स लेते हैं, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, वो डेट्स लेने के ऊपर जो लाइबिलिटी इंटरेस्ट की फॉर्म होती है तो हमें कुछ ना कुछ उन पे भी पे करना पड़ता है। हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेट्स सपोज पड़ रही है 8%, तो 8% हम बाउंड हो जाते हैं कि जब तक हम उसको 10 यानी कि 8% है तो 9% एटलीस्ट, 10%, 12%, जब तक उसके ऊपर रिटर्न नहीं लेते तो हमें उस लोन का कोई फ़ायदा नहीं है, उस कैपिटल का कोई हमें फ़ायदा नहीं है जब तक हम उसकी कॉस्ट से ज़्यादा रिटर्न हासिल नहीं कर रहे होते। जब ये हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग या जनरल रिज़र्व में शेयर होल्डर के पैसे पड़े होते हैं, इस पे भले 6% भी अर्निंग हो जाए और बैंक के पास जाएं तो आपको 12%, 14% तक इंटरेस्ट पे करना पड़े, तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि शेयर होल्डर को तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपने जनरल रिज़र्व या रिटेन अर्निंग को कहाँ पे इन्वेस्ट किया, उस पर कितनी रिटर्न ली। हम ये कह सकते हैं कि जनरल रिज़र्व एक ऐसा रिज़र्व है जो मैनेजमेंट के लिए बहुत एक मुफीद होता है। इसके अलावा जो कंपनी के मालिकान होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके लिए भी फ़ायदा होता है कि उनका पैसा कहीं पे भी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट हो जाता है, जबकि अगर उनके पास पड़ा हो तो वो कम रिटर्न पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ में ये भी पॉसिबल है कि अगर किसी इंडिविजुअल के पास शेयर है और उसको ये जो है वो रिज़र्व वगैरह नहीं उसमें इन्वेस्ट करना, वो अपना शेयर बेच के उसकी कीमत ले सकता है। जूँ जूँ रिज़र्व की कीमत, रिज़र्व बढ़ती हैं उसकी एसेट की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि उस बिज़नेस की वैल्यू बढ़ती है, और बिज़नेस की वैल्यू बढ़ने की वजह से उसके शेयर्स की कीमत भी ऊपर जाती है, तो उसको रिटर्न अल्टीमेटली बिज़नेस की वैल्यू बढ़ने की वजह से इन जनरल रिज़र्व्स या रिटेन अर्निंग या बाकी जितने इसके एसेट्स हैं उनके बढ़ने की वजह से उसकी शेयर की प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका हिस्से का जो कमाया हुआ पैसा जो बिज़नेस के अंदर पड़ा था, अब अगर वो शेयर बेचेगा तो वो प्रॉफिट उसका उधर ही रह जाएगा, नहीं, बल्कि उस शेयर की प्राइस ऊपर मूव होने की वजह से, बिज़नेस की वर्थ बढ़ने की वजह से उसके शेयर की प्राइस बढ़ जाती है और वो शेयर को मार्केट में बेच के वो उसको रियलाइज़ कर सकता है। ये था ओवरऑल हमारा एक अंडरस्टैंडिंग भी और इसका कंसेप्ट भी कि रिटेन अर्निंग्स वगैरह क्यों रखी जाती हैं, क्यों मेंटेन की जाती हैं, जनरल रिज़र्व क्यों रखा जाता है।
तो अब हम चलते हैं, इसको गो थ्रू करते हैं। सारी चीज़ों को समझना अब आपके लिए इंतहाई आसान होगा। गो थ्रू करते हैं और इसके बाद आपका एक क्विज़ भी होगा, उसको भी आपने लाजमी तौर पर अटैम्प्ट करना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना है। So, general reserves, also known as retained earnings or undistributed profits, represent a portion of a company's net income that is retained within the business rather than being distributed or dividend to shareholder के उसको डिविडेंड के तौर पे तकसीम करने के बजाय बिजनेस के अंदर रख लिया जाता है। दी रिजर्व आर एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन स्ट्रेंथनिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, प्रोवाइडिंग अ बफर फॉर अनफोर्सीन एक्सपेंसेस, फंडिंग फ्यूचर एक्सपेंशन और रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। तो यही वो सारी बातें जो हमने डिस्कस की हैं कि ये जो एक्यूमुलेट होता है रिजर्व, जैसे 2-2 लाख करते करते हमने 16 लाख तक पहुंच गए थे, तो ये बहुत अहम रोल अदा करता है, मजबूत करता है कंपनी की फ़ाइनेंशियल पोजीशन को, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज पड़े होते हैं। और फिर ये आपको मुश्किल वक्त में अनफोर्सीन एक्सपेंस करने पड़ते हैं तो वो बचाता है, आप वहीं से पैसे उठा के इस्तेमाल कर लेते हैं। और फ्यूचर में अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट होता है या रिलाई करना पड़ता है एक्सटर्नल फाइनेंस की बजाय, आप अपने ही फंड्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये डेफिनेशन है। इसके मेन की पॉइंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये है एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स है कि शेयर होल्डर्स के ही प्रॉफिट्स को हम उसमें से कुछ बचा के एक फ़ंड जनरेट कर लेते हैं, जिसको जनरल रिजर्व कहते हैं। जनरल रिजर्व आर क्रिएटेड बाय रिटेनिंग पोर्शन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट्स over the years. Instead of distributing the entire profits as dividend, a part is retained within the company. तो उसका कुछ हिस्सा हम कंपनी के अंदर रख लेते हैं। दूसरे नंबर पे इसका जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी के जो बिज़नेस है उसके लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि उसको कहीं और से लोन नहीं लेने पड़ता है, उसके अपने पास काफ़ी फंड्स पड़े होते हैं। दीज रिजर्व्स कंट्रीब्यूट टू द फिनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ ए कंपनी बाय प्रोवाइडिंग अ फिनेंशियल कुशन ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न्स और पीरियड ऑफ फिनेंशियल स्ट्रेस, कि जब फिनेंशियली आपकी सेल नहीं हो रही होती, आपको सैलरीज पे करना पड़ती है, बिजनेस को लेके चलना पड़ता है, तो जब आपके पास इतने अपने सारे फंड पड़े होते हैं तो बुरे वक्त में, क्राइसिस में वो फंड आप यूज़ कर लेते हैं और बिज़नेस चलता रहता है, बैंकरप्ट नहीं होता। इसके अलावा जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप खुद इन्वेस्ट करेंगे उस प्रॉफिट को तो इतनी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा जितना कंपनी आपको कमा के देती है, तो इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ होती है। कंपनीज ऑफन यूज जनरल रिजर्व टू फंड न्यू प्रोजेक्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एक्सपेंशन इनिशिएटिव्स विदाउट रिसोर्टिंग टू एक्सटर्नल बारोइंग। तो आपकी बारो नहीं कंपनी को करना पड़ता, बल्कि अपने ही पैसों को इन्वेस्ट करके कंपनी ग्रो करती है। अच्छा जी, डिविडेंड पेमेंट की बात करें तो डिविडेंड का कुछ पेमेंट की जाती है, कुछ पोर्शन, बाकी कुछ पोर्शन को सेव कर लिया जाता है और वही जनरल रिजर्व में डाला जाता है। वाइल अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स इज रिटेन्ड, द रिमेनिंग प्रॉफिट्स में बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर। द डिसीजन ऑन द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंपनीज ग्रोथ प्लान्स, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, कि आप कितना डिविडेंड पे करते हैं। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो आप डिविडेंड पे कर देते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन बेहतर हैं जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे कैपिटल को आप बेहतर जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप रिटेन अर्निंग को बढ़ा लेते हैं, आप जनरल रिजर्व में फ़ंड डाल देते हैं डिविडेंड की फॉर्म में तकसीम ना करके। अच्छा जी, इसके अंदर फिर फ्लेक्सिबिलिटी होती है जनरल रिजर्व के लिए कि किसी जगह पे ये स्पेसिफिक नहीं है कि इस मिशन के लिए, इस मकसद के लिए या इस प्रॉब्लम के लिए हमने ये रखा है। आप किसी भी अनफोर्सीन सिचुएशन होती है तो वहीं से फंड को यूज़ कर लेते हैं। जनरल रिजर्व ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, दे प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज। इसी तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर उसके रिजर्व की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो कंपनी के अपनी वैल्यू भी बढ़ती है और कंपनी की वैल्यू बढ़ने की वजह से उसके शेयर्स की मार्केट में वैल्यू भी बढ़ती है, ऑटोमेटिकली मूव अपवर्ड होती है। सो ये शेयर होल्डर की जितने अपनी इन्वेस्टमेंट होती है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। बाय री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स इनटू द बिजनेस, अ कंपनी एम्स टू इनहेंस शेयर होल्डर्स वैल्यू ओवर द लॉन्ग टर्म। द रिटेन अर्निंग कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी। ये था आज का हमारा टॉपिक जनरल रिजर्व के हवाले से। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से हम टेस्ट में की तरफ मूव करते हैं।
पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द जनरल रिजर्व आल्सो नोन एज डिविडेंड्स, रिटेन अर्निंग्स, प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक। राइट ऑप्शन इज बी, retained earnings. Question number 2. Why do companies accumulate general reserves? Option A, to pay higher dividends, B, to reduce profits, C, to fund future growth and expansion, D, to decrease financial stability. Right option is C, to fund future growth and expansion. Question number 3. Which of the following is a primary purpose of general reserves? A, supporting external financing, B, providing a financial cushion, C, reducing shareholder value, D, paying excessive dividends. Right option is B, providing a financial cushion. Question number 4. What do general reserves contribute to during economic downturns? A, increased financial stress, B, dependency on external financing, C, financial stability, D, reduce shareholders value. Right option is C, financial stability. Question number 5. In a company, what is the source of general reserves? Option A, external borrowing, B, share capital, C, retained profit, D, debentures. Right option is C, retained profits. Question number 6. How do general reserves impact shareholders' value? Option A, decrease shareholders' value, B, have no impact, C, enhance shareholders' value, D, increase external borrowing. Right option is C, enhance shareholders' value. Question number 7. What role do general reserves play in reducing reliance on external financing? Option A, they increase external borrowing, B, they have no impact, C, they decrease financial stability, D, they reduce reliance on external financing. Right option is D, they reduce reliance on external financing. Question number 8. Which financial term is synonymous with general reserves? Option A, dividend, B, common stock, C, preferred stock, D, retained earnings. Right option is D, retained earnings. Question 9. What is one way companies use general reserves? Option A, reducing financial stability, B, paying excessive dividends, C, funding new projects and expansion, D, distributing all profits as dividend. Right option is C, funding new projects and expansion. Question number 10. What does the term undistributed profits refer to in the context of general reserves? Option A, profit distributed as dividends. Option B, profits retained within the company. Option C, losses incurred by the company. Option D, external financing. Right option is B, profits retained within the company. आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।